बच्चों, आज मैं आपको प्रयाग विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो संस्मरण के आधार पे है। कल हमने एक संस्मरणात्मक लेख की व्याख्या की, भक्तिन, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था। आज मैं आपको अपने अनुभव पर आधारित फिराक गोरखपुरी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बात 1982 की है, जब मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। हिंदी विभाग के पीछे मैदान में फिराक और फैज का एक सम्मेलन हुआ। बताना चाहेंगे कि फिराक जी भारत से थे और फैज जी पाकिस्तान से। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब दोनों ही इसी देश में रहते थे। बंटवारे के बाद फैज अहमद फैज अच्छे शायर थे, जो पाकिस्तान चले गए, और फिराक गोरखपुरी हिंदुस्तान में ही रह गए। और इनके जीवन की घटनाएं बड़ी दर्दनाक हैं। इनका जीवन एक जिस तरह से कवि का जीवन होता है, उसी तरह का रहा। कुछ दुख, कुछ सुख, कुछ शारीरिक दुख, कुछ मानसिक दुख। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो वास्तव में 1982 के दौर के प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तत्कालीन विद्यार्थियों के दिमाग में बात होगी तो होगी, मेरे में तो है, मैं उसे बताना चाहता हूं। सम्मेलन में फिराक साहब बैठे हुए थे, फैज भी बैठे हुए थे, और हम विद्यार्थी दर्शक के रूप में स्टेज से नीचे बैठे हुए थे। दोनों में चैलेंज की बात आई तो फिराक साहब ने अपनी बात जिस शैली में कही, मैं वो शैली आपसे शेयर करना चाहता हूं। बस फिराक साहब को फैज साहब ने कुछ चुनौती दी, तो फिराक साहब चूंकि उस समय शारीरिक रूप से काफी अस्वस्थ थे, और उनको मुझे याद है कि कुछ विद्यार्थी उठा कर ले आए थे और आसन पर बिठाया था। कारण था कि कमर के नीचे का हिस्सा उनका लकवाग्रस्त हो गया था, तो चलना वगैरह उनके लिए मुश्किल था। लेकिन मां सरस्वती की ऐसी कृपा कि कमर के ऊपर का सारा हिस्सा बड़ा बुलंद था। ऐसा लगता था कि फिराक साहब बहुत दिन नहीं रहेंगे। 1982 की बात बता रहा हूं, और 1983 में उनकी डेथ हो गई। चैलेंज में उन्होंने जो कुछ भी कहा हो मुझे याद नहीं है, लेकिन फिराक साहब का वो शैली और उनकी वार्ता, उनका मैसेज बहुत प्रेरणा देता है। फिराक साहब ने बताया कि अब तो सदा चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभी लब खोले हैं। अब क्या पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं। उन्होंने इन्हीं दो पंक्तियों में अपनी पूरी दशा दुर्दशा का वर्णन कर दिया। आपके कोर्स में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं। आपके कोर्स में गोरखपुरी जी हैं, फिराक गोरखपुरी के नाम से पाठ 9 आरोह में वर्णित है। इसको आप पढ़िएगा। इनकी रुबाइयाँ और गज़लें दोनों बहुत ही उम्दा हैं, बहुत ऊंची हैं। उनमें जीवन का अनुभव, सत्य अनुभव एकदम से छिपा हुआ है। जीवन का वह अनुभव जो वास्तव में सत्य है, यथार्थ है, काल्पनिक बिल्कुल नहीं है, वो है। और उसको जब भी आप मनन करें
तो उसे अपने जीवन से जोड़कर देखें। फिराक साहब के जीवन से जुड़ा हुआ एक सत्य और बताना चाहूँगा। फिराक साहब को जब ये महसूस हुआ कि एक दिन मौत आएगी और उस दिन हमारा जीवन कैसा होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे और हमारे मरने के बाद हमारी क्या हालत होगी। देखिए, कभी मनीषी होता है और ये बहुत आगे तक जाकर सोचता है। तो उन्होंने अपने मौत के बाद का दृश्य देखा और उस दृश्य को कैसे रेखांकित किया, ये देखने की बात है। उन्होंने लिखा कि उजले उजले कफन में मैं शहंशाह फिराक एक तस्वीर हूं बस रात के कट जाने की। कितनी गहरी संवेदना है, कितनी बड़ी पीड़ा है और कितना बड़ा सत्य है इन दोनों पंक्तियों में। कभी ये सोचता है कि बस मरने के बाद मैं कफन में लिपटा रहूंगा और मेरे जीवन की शाइंग हो जाएगी, मेरे जीवन की शाम हो जाएगी और मैं एक तस्वीर बन के रह जाऊंगा, मगर लोगों के दिल में रहूंगा। सच बात है कि आज इस पाठ में वो एक तस्वीर बन के रह गए हैं और उन्होंने जो साहित्य लिखा वो साहित्य उनके दौर का बड़ा ही विशेष साहित्य था। जिस दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता के रूप में काम करते हुए इन्होंने उर्दू में लिखा, वह दौर वास्तव में हिंदी उर्दू की मिलीजुली शैली का समय था और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से साहित्य में उर्दू भाषा का प्रयोग किया। इस मामले में ये एक माहिर कुशल कवि के रूप में जाने जाएंगे। अंत समय में इनको लगा कि साहित्यिक लेखन अब किसी दूसरी दिशा में जा रहा है, तो उन्होंने आने वाली पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमारे लिखने का जो अंदाज है, हमारा अंदाज़े बयां वो बदल रहा है। अब अंदाज़े बयां कुछ नया आ रहा है, तो आप लोग कुछ नया लिखो। अगली पीढ़ी को इन्होंने समझाते हुए बताया कि अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजो गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। यहाँ नगमों को नींद आने का मतलब है कि अब मैं अपनी कलम बंद करता हूँ और आने वाले कवियों को, कलाकारों को, माँ सरस्वती के साधकों को ये संदेश देता हूँ कि अब तुम नए जमाने की लेखनी उठाओ और लिखो। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कवि, एक कलाकार कभी नहीं चाहता कि उसके बाद कोई ना आए। वो चाहता है कि उसके बाद जो आए वो उससे भी बढ़िया आए। ये भावना उनमें थी। और जहाँ तक फिराक गोरखपुरी जी के जीवन का सवाल है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिराक गोरखपुरी 21 वर्ष की अवस्था में ICS की परीक्षा पास करके कलेक्टर हो गए थे और 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कलेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। 24 वर्ष की अवस्था में 1920 में स्वराज आंदोलन में जेल गए और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे और आजीवन प्रवक्ता पद पर काम करते हुए जीवन यापन किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनसे हमें संघर्ष भी सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब भी कभी आप किसी की जीवनी पढ़ें, किसी कलाकार के बारे में जानें, तो उससे ये शिक्षा जरूर लें कि हमारे लिए इसमें क्या उपयोगी है। तो आपके लिए फिराक गोरखपुरी की जीवन से एक चीज की उपयोगिता बनती है,
वो है कर्मठता। भाग्य भरोसे कभी न रहिए, कर्मठ बन के रहिए। ये भी फराग गोरखपुरी कहते हैं, वो अपनी भाग्य के साथ आंख मिचौली खेलते रहे, भाग्य इनके साथ आंख मिचौली खेलती रही। इस पर इन्होंने बताया, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने पंक्तियों में कही है कि हम हो या हमारी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हम पे रोवे है, हम किस्मत पे रोवे हैं। इनकी शारीरिक क्षमता कमजोर हो गई, बौद्धिक क्षमता में कमी नहीं आई, लेकिन इनके अक्खड़पन के कारण इनको अपने कैरियर में प्रमोशन नहीं मिला। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने भाग्य के सामने कभी घुटने नहीं टेके और निरंतर कर्मठता की तरफ बढ़ते रहे। तो बच्चों, हम लोगों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और कर्मठ होना चाहिए, अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, निहायत भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। धन्यवाद।